चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब भी इसके अंदर हैं और इस ग्रुप में, और वो उनके साथ भी तकरीबन रोज़ मुशावरत होती है जो हालात हैं सिंध में, ख़ास तौर पे उसके ऊपर, और हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं। पहले तो मैं ज़रा जल्दी से शुक्रिया अदा कर दूँ सिंध हाई कोर्ट का कि उन्होंने आज फाइनली अल्लाह के करम से बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के बाद सिंध में भी जो कराची की ख़ास तौर पे 9 नशस्तों पे नेशनल असम्बली के इलेक्शन होने थे वो उन्होंने मनसूख कर दिए क्योंकि सारी अदालतों का फ़ैसला आ गया। सुबह मैं उस पर बात कर चुका हूँ, लेकिन क्विकली खाली टच करते हुए कि जी 11 अप्रैल को हमने इस्तीफ़ा दिया, 16 अप्रैल को स्पीकर साहब आए, फिर उन्होंने ख़त लिखा कि जब तक आप सामने नहीं आएंगे हमारे खड़े होकर तब तक हम आपके इस्तीफ़े कबूल नहीं करेंगे। फिर जब हमने कहा कि जी अब तो इस्तीफ़ा आप नहीं कबूल करें तो ठीक है, हम अपोजिशन लीडर अपना लेके आ रहे हैं, जल्दी जल्दी उन्होंने 17 जनवरी को इस्तीफ़े कबूल कर लिए। इसमें डायकॉटमी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। 16 तारीख को अगर आप स्पीकर थे तो आपने 11 तारीख के इस्तीफ़े कैसे एक्सेप्ट किए? तो 5 दिन बाद आप तो थे ही नहीं इस वक्त स्पीकर। और दूसरा ये कि आपके सामने तो हम पेश भी नहीं हुए, और अब तो वैसे भी इलेक्शन आ गए सर पे। हमने कहा था उस वक्त इलेक्शन कराओ तो अब असम्बली में कोई फ़ायदा नहीं, और अब हम अपना अपोजिशन लीडर लेके आएंगे तो आप इस्तीफ़े उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, और अब सारे कोर्ट्स ने पाकिस्तान के उसको रिवर्स कर दिया स्पीकर के डिसीजन को। तो हम अदलिया का अक्रॉस पाकिस्तान शुक्रिया अदा करते हैं। कल सिंध के नामवर डाकू, सिंध के सबसे बड़े लुटेरे, एक बड़ी जमात जो थी एक ज़माने में अब सिकड़ के सिंध की रह गई है, उसके सरबरा आसिफ जरदारी साहब ने कुछ गुफ्तगू फरमाई। मैं ज़रा क्लैरिटी देना चाहता हूँ सबको कि उन्होंने जो कल फरमाया कि जी हम हुकूमत का तो हिस्सा हैं लेकिन पीडीएम का हिस्सा नहीं है, मैं ज़रा याद दिलाना चाहता हूँ कि पीडीएम तो बनाई आप ही ने थी। आपके साहबजादे टीवी के ऊपर कह चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये सारी प्लानिंग रजीम चेंज की आपने की थी। आप सबको याद है, पूरी कौम को याद है, पूरे मुल्क को याद है कि सिंध हाउस में जो तमाशा लगा था, सिंध हाउस, इस्लामाबाद, कैपिटल हिल, रेड जोन, मिनिस्टर्स इनक्लेव के सामने जो तमाशा लगाया था, खरीदो फरोख का बाजार आपने, वो सारे पीडीएम के लीडर्स को बिठा कर जो लोगों की खरीदो फरोख की थी वो भी आपने की थी। तो आप अयाशी कर रहे हैं, आपके और साहबजादे और आपके वुज़रा सरकार के पैसों पे, पाकिस्तान के टैक्स पेयरों के पैसों पे दुनिया भर के दौरे कर रहे हैं, और यहाँ कह रहे हैं कि जी हम तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है। आप हिस्सा हों या ना हो, जो इस मुल्क के आज हालात हैं उसमें प्राइम जिम्मेदारी आपकी जाती है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सारा गेम आपने डाला और आप सहूलतकार थे और आपने पैसे दिए, और आपके बेटे ने खुद कहा, जो अब फॉरेन मिनिस्टर बना घूम रहा है इंटर्नशिप पे फॉरेन मिनिस्टर, कि आपके बेटे ने खुद कहा जनाब कि जी सारा गेम तो हमने किया था। तो ये तो बिल्कुल क्लियर कट सबूत है, और इस सारी चीज़ों के आप खुद जिम्मेदार हैं। फिर आपने फरमाया कि जी इमरान खान से कोई बात कर, हमारा कोई इरादा नहीं और हम बात नहीं करेंगे। वो भाई आपसे कौन बात कर रहा है? हमने कब कहा कि हम आपसे बात करेंगे? या आपको ये वो सेल्फ, शायद आपको कोई इंपॉर्टेंस की कोई वो बीमारी है कि जी आपसे कोई बात करेगा? हम किसी डाकू से बात नहीं करने लगे, ख़ास तौर पे वो जिसने पूरे पाकिस्तान को तबाह किया हो। तो इस खुशफहमी में ना रहें, आपसे कोई बात भी नहीं कर रहा, ना आपको कोई अप्रोच कर रहा है, ना कोई करेगा। तो आप इस तरह के बयान देते रहें कि जी हम किसी से बात नहीं करेंगे, आपसे भी कोई बात नहीं करने के रखना चाहता। हाल ये है सिंध का, 3100 पुलिस वालों में जो 1600 पुलिस वाले सिंध में सक्खर में वीआईपी ड्यूटी में लगे हुए, और सक्खर में हमारे जो सक्खर के प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उन्होंने ये जो बैंडेड क्वीन है मरियम नवाज, मरियम सफदर, इसने जो आला अदलिया के ख़िलाफ़ और हमारे इदारों के ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल की थी, उसके ख़िलाफ़ एक पटिशन दाखिल कराई। कल से उनको थ्रेट मिल रही है, कल से उनको फॉलो किया जा रहा है, और मैं बड़े क्लियर अल्फाज में सबको बताना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ के वर्कर ऑफिस, वो तो सक्खर के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, मैं तो आम वर्कर की बात कर रहा हूँ,
इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम जिहाद के लिए निकले हुए हैं मुल्क के बका के लिए। और जिस तरह मुल्क को लूटा जा रहा है, जिस तरह मुल्क को लूटा गया, ये हम अपना दीनी फरीदा समझते हैं कि मुल्क को और गरीब आदमी को, सिंध में ख़ास तौर में जो लोगों को पीसा गया है उनके लिए आवाज़ बनना, ये हमारा फ़र्ज़ है। ये अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की हम पैरवी कर रहे हैं, हम फॉलो करते हैं इसको। हम खड़े होंगे जालिम के ख़िलाफ़, हम खड़े होंगे हक़ के साथ, सच के साथ खड़े होंगे और झूठ के मुकाबले में खड़े होंगे। गवर्नेंस का ये हाल है कि 20 में से 10 डायलिसिस मशीन चांद का मेडिकल कॉलेज में चलती नहीं है। वो और बात है कि कुत्तों के खुदा ना खासा काट ले, उसके टीके भी नहीं है, और लाड़खाना में जो एड्स फैली है वो भी फैल रही है। ये वाहिद सूबा है, सूबा सिंध वाहिद सूबा है पूरे पाकिस्तान में जहां पे लोग भूख से मर रहे हैं। गंदे पानी से की बीमारियां तो उनको लग रही थी, प्यास से भी लोग मर रहे हैं। ये वाहिद सूबा है पाकिस्तान में जहां पे खुदकुशियां हो रही हैं, और इस सब का जिम्मेदार आसिफ जरदारी है। तो मैं जो आपसे कहा था आखिर में ऐलान करूंगा, मैं अभी कर देता हूं कि हमारी पूरी कमेटी की आज डिटेल मीटिंग हुई है, और इंशाअल्लाह 17 तारीख से और इंशाअल्लाह 22 तारीख तक पूरे हम सिंध में निकल रहे हैं हम सब, और ये सिंध बचाओ तहरीक का फ़ेज़ 1 होगा। आपको याद है पिछले साल फरवरी में शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हमने 10 दिन सिंध हुकूक मार्च किया था। ये सिंध बचाओ तहरीक है, क्योंकि सिंध सबसे पीछे रह गया है। सिंध सबसे रिच प्रोविंस है। सिंध के दारुल खिलाफा में पाकिस्तान के 2 बड़े पोर्ट्स हैं। सिंध का दारुल खिलाफा कराची, पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया, पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान की माशी रग, पाकिस्तान की मईशत चलाने वाला शहर, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर सबसे पीछे रह गया है। कराची के अंदर भी निकल रहे हैं, वो पहले निकल जाएंगे। अंदरूनी सिंध इंशाअल्लाह 17 तारीख से मैं खुद, मेरे साथ हमारे दोनों सीएम साहब और जो सीनियर हजरात हैं और हमारी पूरी पार्टी, हम 6 दिन का ये करेंगे दौरा, और इंशाअल्लाह फ़ौरन रमज़ान के बाद, रमज़ान में भी निकलेंगे लेकिन रमज़ान के फ़ौरन बाद दोबारा निकलेंगे और हर जगह जाएंगे और इस पूरी सिंध की आवाम को खड़ा करेंगे इस जालिम हुक्मरान के ख़िलाफ़। और मैं एक अपील करना चाहता हूँ, यहाँ 2 मेरे सीनियर्स बैठे हैं, सीएम रहे हैं, साईं तो जज भी रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर रहे लियाकत जतोई साहब, दोनों हजरात जो साथ में बैठे मिनिस्टर्स रहे। मैं इनको साथ मैंने दरख्वास्त की बैठ के, और मैंने पिछले हफ्ते दिन में सिंध में बड़ी मुलाकातें की हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। लेकिन मैं एक अपने दिल से अपील करना चाहता हूँ सिंध के हर इंटेलेक्चुअल को, हर पढ़े लिखे शख्स को, सिंध के हर इन्फ्लुएंशियल को, असर रसूल रखने वाले हजरात से, सिंध के हर बाशिंदे से, ये आसिफ जरदारी 15-16 साल से आपका खून चूस रहा है। ये पीपल्स पार्टी नहीं है, ये जरदारी माफिया है। अगर आप आज खड़े नहीं हुए सारे मिलके, हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आप खड़े नहीं हुए, इसको खुदा ना खास्ता, जो कि इसका चांस नहीं है, क्योंकि गैलप का जो पोल आया है उसमें पता चल गया कि सिंध में सबसे मकबूल तरीन लीडर फिर इमरान खान है, और ये जरदारी और बिलावल तो नेगेटिव में है, नेगेटिव में। पंजाब में और सिंध में इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो बराबर है, और तकरीबन 73% लोग इस मुल्क में ये समझते हैं कि ये जो माशी तबाही है ये पीडीएम और पीपल्स पार्टी की बदौलत यहाँ पे आई है। तो मैं सारे सिंध के दोबारा इंटेलेक्चुअल्स, इन्फ्लुएंशियल्स, असर रसूख रखने वाले लोग,
हर सिंध के बाशिंदे को कह रहा हूं, हमें एक प्लेटफॉर्म में अपने आप को इकट्ठा करना होगा और मिल के इस माफिया का मुकाबला करना होगा, क्योंकि ये कोर्ट्स को के साथ भी इसने क्या किया है, आप सबने देखा। इसने दहशतगर्दी कैसे की है, सबने देखा। ये इसने अपने, अगर आप मुर्तज़ा भुट्टो साईं किसी के ख़ानदान में पूछ लें, वो पूछेंगे जी मुर्तज़ा भुट्टो को किसने मारा, किसने शहीद किया, वो डायरेक्ट बोलते हैं जरदारी ने। इसने दहशतगर्दी की है, इसने अपने लोगों के थ्रू ज़मीनों पे कब्जे करवाए हैं, इसने लोगों का पानी बंद किया है, ये गैंग वॉर में मुलव्विस था कराची की। इसने जो सूरज और चांद के नीचे जो क्राइम है ये इसने किया है या करवाया, ये इसमें मुलव्विस रहा है। बिलावल हाउस के आजू बाजू सारे बंगले ऐसे जबरदस्ती खरीदे, वो तो छोटी को है, शुगर मिले ऐसे जबरदस्ती खरीद, अगवा कर करके लोगों को धमकी दे दे के सस्ते में खरीदी, लोगों को इससे तबाह किया। और अगर हम इकट्ठे नहीं हुए और आप और हम सब मिलके एक प्लेटफॉर्म पे, मैं आपको अपने फियर बता रहा हूं कि ये नहीं छोड़ेगा। ये अगर घर के गेट पे है, ये घर के अंदर भी घुस जाएंगे इसके लोग। जिस तरह जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं अंदरूने सिंध, जिस तरह लोगों को मारा जा रहा है, ये कराची मीडिया सेंट्रिक सिटी है। अंदरूने सिंध से जिस तरह पता ही नहीं, खबर नहीं आती। हमारे साफी भाइयों के साथ जो अंदरूने सिंध लोग मारे गए, साफी मारे गए, शहीद किया गया उनको आवाज उठाने पे। कुछ लोग मुल्क छोड़ कर चले गए, वो बाहर से ट्वीट कर रहे हैं। वो एक इम्तियाज चांटे, उनकी हर रोज ट्वीट आती है, वो सारा कुछ बताता है कि यहाँ तमाशा क्या हो रहा है। और अंदर से लोग हमसे राब्ते में हैं और हमें बता रहे हैं कि वहाँ क्या तमाशे हो रहे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन के अंदर ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ है, ये वहाँ वजीर बैठ जाता है जाके, सईद गनी और एक दो उसके साथ, और आरओज और प्रिसाइडिंग ऑफिसर सारे जो हैं वो इन्हीं के महकमों के मुलाजिम हैं। उनको प्रेशर दिखाता है, उनको आंखें दिखाता है, उनको धमकियां लगाता है। अभी ट्रांसफर कर दिया किसी को, यहां से वहां सक्कर भेज दिया, किसी को किधर भेज दिया। ये धमकियां दिलवा के उनसे झूठ दिलवाता है। और इलेक्शन कमीशन का रवैया कल बदल गया, यानी कि फोटो कॉपी के ऊपर फॉर्म 11 मान रहे हो, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म 11 नहीं मान रहे हो, और तुम हमारे जीते हुए यूनियन काउंसिल को इधर उधर कर रहे हो। मेड़ में जो तुम तमाशा कर रहे हो, जो लियाकत साहब जीते हैं, यानी कि तरीक इंसाफ इनके कमांड में जीती है 12 में से 8, वो तुम आगे पीछे कर रहे हो, वो आरओ को धमकियां लगा रहे हो। सईद गनी गया है कल, सईद गनी वहां बैठ के हर वक्त जो आरओ आता है इसको घूर के देखता है। मैं खुद जाके देख के आया, वो इन्हीं के मुलाजिमीन है, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का, कोई वाटर बोर्ड का, ये सिंध के इदारों के मुलाजिमीन है। इनको धमकियां लगाते हो, वो उधर जाके बेचारे डर के बोल कुछ नहीं सकते, और फिर इलेक्शन कमीशन से इस तरह के फैसले कराते हो। अगर हम सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हुए, ये सिंध की तबाही और हो जाएगी। ये जो राई सही है वो भी खा जाएगा। तो मैं आप सबसे, बड़े मोतबर लोग हैं आप सिंध के, मैं बड़ी आजिज़ाना अपील कर रहा हूं। देखिए, मेरे किसी हारी को नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैं काश्तकार नहीं हूं। मेरी किसी ज़मीन से ये पानी नहीं रोक सकता क्योंकि मैं काश्तकार नहीं हूं। लेकिन मैं घूमता हूं सिंध में और मैं देखता हूं लोगों की मजलूमियत, और वो मजलूमियत देख के आंखों में आंसू आते हैं कि ये हमारे पाकिस्तानी हैं, इनकी किसी को फिक्र ही नहीं है। इन पाकिस्तानी गरीब लोगों की किसी को फिक्र नहीं है। 2013 में मैं जैकबाद से इलेक्शन लड़ा था, गटर का पानी और नल में एक ही पानी आता है, और ये 2022-23 में और तबाही हो चुकी है। अब नल में ही वहां पीने का पानी गटर का ही पानी है। सिंध डूब गया। सिंध कैंटोनमेंट बोर्ड्स के बाहर भी सिंध है, पन्नू हाकिल के बाहर भी सिंध है। वहां सिंध मजलूम सिंधी बेचारा तड़प रहा है और कोई उसको पूछने वाला नहीं है। हम सब उस सिंध की आवाज हैं, हम सिंध के बेटे हैं। हम ये सिंध इस काबिज डाकू से वापस लेके छोड़ेंगे।
लेकिन मैं आप सबसे अपील करता हूं, सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, इसलिए मैं आप सबके पास आऊंगा, हर एक के दरवाजे पे दस्तक दूंगा। मुझे कोई शर्म नहीं आती, मैं कोई कैंडिडेट नहीं हूं किसी चीज का। मेरी एक सिर्फ लाइफ में मिशन अब है, राइट नाउ आसिफ जरदारी की माफिया को सिंध से सियासी तौर पे इलेक्शन में जबरदस्त शिकस्त देनी है इंशाअल्लाह। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं, जो कि बहुत अहम है, वो जो तमाशा चल रहा है इस वक्त, जो खान साहब को धक्के दिए जा रहे हैं इधर उधर कोर्ट्स में। एक वो शख्स जिसने पाकिस्तान का नाम पिछले 50 साल से, वो पिछले 50 साल से फख्र से बुलंद पाकिस्तानियों को प्राइड दे रहा है, चाहे वो क्रिकेट की दुनिया में हो, चाहे फिलांथ्रफी में हो, शौकत खानम बनाए 1 2 3 कराची वाला बन रहा है इतना बड़ा, सबसे बड़ा, चाहे नमल नॉलेज सिटी हो, चाहे सियासत का मैदान हो, चाहे नामूस रिसालत की बात हो, चाहे कश्मीर का कौज हो, चाहे अदलिया की आज़ादी की जंग हो, हर जगह पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद किया। पूरे पाकिस्तान की आज जान इमरान खान है। उसके ऊपर एक पता नहीं किसे टुच्चू के कहने पे सेडिशन का मुकदमा रजिस्टर करते हैं इमरान खान साहब के ऊपर, जिसने गोलियां चलाई, उसको कहते हैं जी आपकी जान को खतरा है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कोर्ट्स में अपने वो कर लें खिताब जो भी। और जिन पे गोलियां चली, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, एक्स नहीं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, उनको आप कहते हैं कोर्ट में आइए। मैं बड़ी आजिज़ाना दरख्वास्त कर रहा हूं आपसे, खुद इंटीरियर मिनिस्ट्री कहती थी जब हम लिख लेते लॉन्ग मार्च में, जी पता नहीं बड़ा खतरा है इमरान खान को, तो आज वो खतरा कहां गया? जो अटेम्प्टेड मर्डर, जो मर्डर की अटेम्प्ट की, जो गोलियां चली, खान साहब को अल्लाह ने बचाया, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, तो वो अभी क्या हुआ? आज आप खान साहब को हर जगह जो बुला रहे हैं, इस तरह के 76 75 कितने सही उन्होंने मुकदमे किए हैं, सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, सियासी मुकदमात हैं, कोई करप्शन का मुकदमा नहीं है, सारे सियासी मुकदमात हैं। और जहां तक खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की तोशे खाने के ऊपर, मैं तो ये एक स्टेप और आगे जाके बात करता हूं, इस मुल्क के हर कोर्ट में, हर सूबे में लगा देना, कोर्ट टीवी खोल दें, ये सारे टीवी चैनल है ना, 5-6 टीवी चैनल और खोल दें, सिंध कोर्ट टीवी, पंजाब कोर्ट टीवी, इस्लामाबाद कोर्ट टीवी, बलुस्तान कोर्ट टीवी और KPK कोर्ट टीवी, बेच दें ये चैनल्स। और जो केसेस नेशनल सिक्योरिटी के नहीं है वो दिखाएं लाइव। जरा पाकिस्तान भी देखे कि इस मुल्क में प्लेंटिफ केस करने वाला वकील कैसा है, डिफेंस का वकील कैसा है, माशाल्लाह हमारे ऑनरेबल जुडिशरी के हजरात क्या फैसला करते हैं, किस तरह केसेस यहाँ चलते हैं, 15-15 20-20 साल कैसे लोग कोर्टों के धक्के खाते हैं। दुनिया देखे, जहां नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं है, दिखाएं दुनिया को, पता चल जाएगा सारों को कि ये हुकूमत वक्त कैसे रियासत के इदारों को इस्तेमाल करके रियासती दहशतगर्दी करती है पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के ऊपर। आखिर में मैं ये जो पेमरा का बैन लगा है खान साहब के ऊपर, ये भी गैर आईनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है। शदीद अल्फाज में मैं मजम्मत करता हूं जो चैनल ARY के ऊपर को बैन किया गया। ये बिल्कुल गला घोटा जाता है जब आपके पास रीजन नहीं होता ना, बैठ के टेबल के ऊपर आप रीजन नहीं कर सकते, यानी कि आपके पास कोई शवाहिद नहीं होते कि आप बैठ के कोई मुज़ाकरात करें, तो इस तरह की हरकतें करते हैं। जैसे वो एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था कि पहले वो आपको इग्नोर करते हैं, फिर आप पे हंसते हैं, फिर आप पे हमला करते हैं, फिर आप जीत जाते हैं। तो सब कुछ कर लिया, अब इमरान खान इंशाल्लाह जीतेगा और इस मुल्क का दोबारा वजीर आज़म बन के
इन चोरों लुटेरों से भी हम जान छुड़ाएंगे और पाकिस्तान को, मुल्क को वापस तरक्की के रास्ते में लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? एक दो पॉइंट अगर हाँ जरूर। क्विकली, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने तो डिटेल में सारी बात कर ली है, लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ कि सिंध के जो हालात और मामलात हैं उससे मैं आपको आगाह भी करूँ और आपकी मदद की भी ज़रूरत है, ताकि ये कम से कम आप अहले कलम लोग हैं इस चीज़ों को लिखें। अगर गलत साबित हो तो अब देन वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। 50 बिलियन की इरिगेशन डिपार्टमेंट की बजट है 2022-23 इस साल की बात कर रहा हूँ मैं। 50 बिलियन, उसमें से 30 बिलियन के टेंडर्स हो गए हैं, उनके जो फ्रंट मैन है विदाउट आस्किंग फॉर ओपन टेंडरिंग एंड बिडिंग, और वो 30 अरब रुपया रिलीज भी हो गया और पैसे खा गए। 30 बिलियन। और वो पैसे किस लिए थे? वो लाइनिंग ऑफ कैनाल्स के लिए थे, ड्रेनेज के लिए थे, ब्रीचेस को बंद करने के लिए थे। इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, आप ढूंढे जाके कि 30 बिलियन का टेंडर हुआ है, ओपन टेंडर नहीं हुआ, बिडिंग भी नहीं हुई। खास जो उनके लोग हैं 5% उनको देंगे, बाकी जेब में चले जाएंगे। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सोशल सेक्टर बनता है। हेल्थ डिपार्टमेंट में ट्रिलियंस की बजट होती है। आप जाएं कहाँ हॉस्पिटल में दवाई मिलेगी? इंटीरियर में आपको स्नेक बाइट की वैक्सीन नहीं मिलेगी, डॉग बाइट की, पेनोडॉल नहीं है, पैरासीटामॉल नहीं है। ट्रिलियंस की बजट है, वो कहाँ जाती है? अजहर पेचूहा साहिबा जो आपकी हेल्थ की मिनिस्टर हैं सूबाई, ट्रिलियंस की। अब जैसे बताया प्रेसिडेंट साहब ने कि वो चांडका का क्या हाल है डायलिसिस का, दादू में मैंने डायलिसिस दिए, एयर कंडीशन दिए, बेड एसी बेच दिए, बेड बेच दिए। अब दिस इज व्हाट द सिचुएशन। इसके बाद भी अगर लोग कहते हैं कि जी जरदारी साहब सही कर रहे हैं, तो फिर तो मुझे बड़ा अफसोस। मैं सिर्फ एक और चीज़ ऐड कर दूं और आपके सवाल ले लेंगे। देखिए उन्होंने एक बात और की है सिंध के बड़े डाकू जरदारी ने। वो कहता है कि जापान भी तो डिफॉल्ट हुआ था। जापान वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस सिचुएशन में आया था, लेकिन 80 वजीर 100 वजीर नहीं थे जो सरकारी खर्चे पे सरकारी जहाज़ों में दुनिया भर में घूम रहे थे। 1998 में कोरिया ने भी डिफॉल्ट किया था, ये साउथ कोरिया ने डिफॉल्ट किया था, जिससे पूरी उस वक्त एशिया के जितने भी उधर के ममालिक हैं सब के ऊपर बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन वो खड़े हो गए इसलिए कि वो कौम बने और लीडरशिप अच्छी मिली। 4-5 लोगों ने मिलकर तरक्की वाले फैसले के, ठीक फैसले के, मुल्क ठीक हो गया। यहाँ 100 की फौज लेके बैठे हैं, कुछ किसी को नहीं पता। यानी कि गुटका किंग डॉक्टर फैसल सुल्तान, दुनिया का माना हुआ इन्फेक्शियस डिजीज का डॉक्टर, शौकत खानम को ब्रिलियंटली चलाया, हर दुनिया का अवार्ड लेके आया। उसको रिप्लेस किसने किया है? कादिर पटेल साहब ने। और राजू बन गया जेंटलमैन, टाई वाई लगा के जिनीवा में बैठा था। मैंने बोला नहीं ये कौन सा वाला है, चोरों को बिठाया। हाँ वो मशहूर है कराची में, पता किस बात के लिए मशहूर है। तो इस तरह के लोग बैठे हैं सारे। राना सनाउल्लाह, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया, मुझे बताया ना, मैंने तो नहीं इल्जाम लगाया। एक एंटी नारकोटिक्स के डीजी ने इल्जाम लगाया, पकड़ा रंगे हाथों, वर्दी में बैठ के सिटिंग मेजर जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा 95% हमारा कन्विक्शन रेट है। वो आदमी आज वजीर दाखिला बना बैठा। हाँ, यानी कि हमारे मुल्क में एक ड्रग पेडलर और वजीर इंटीरियर मिनिस्टर बनेगा। तो इस तरह की हरकतें करने से मुल्क नहीं बदलने लगा। ये हरकतें करने से, हमको धमकियां देने से, इमरान खान के ऊपर FIR काटने से, तंग करने से, और शाह महमूद और फवाद चौधरी पे भी FIR काट दीजिए उन्होंने, पता नहीं किसी चीज़ के ऊपर कर। इससे अगर मईशत ठीक होने लगी होती तो बहुत पहले हो गई होती। इससे आप तबाही कर रहे हैं। जी सर। सवाल पूछना सकता हूँ। मैं ये मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। ज़रा आप गैलप का सर्वे पढ़ लें, पल्स जो कल आया है, आपको समझ आ जाएगा कि हमारी मकबूलियत सिंध में कहाँ है।
देखिए, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि क्योंकि मीडिया की इतनी पेनिट्रेशन अंदरूनी सिंध नहीं है, आपको नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है। अब जब मैं निकलूँगा ना, जैसे पहले वाले भी मीडिया पूरा था, मैं आप सारों से फिर एक प्लान बना के आपको शेयर करेंगे, आपको पता चलेगा हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, ख़ास तौर पे आपसे, आप साथ चलिएगा। तलत भाई को तो ज़रूर लेके जाएंगे, ताकि ज़रा 6-7 दिन सिंध का दौरा करके हमारे साथ आपको नज़र आएगा कि सिंध में पीटीआई की मकबूलियत कितनी है। अभी तो हम जा रहे हैं, जब जिस दिन खान साहब इधर आ जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या है। जी उन्नत साहब कुछ बात कर रहे हैं सर। आपने ये कहा कि हम जाएंगे, लेकिन ये तो थोड़ा सा अली भाई बता दें कि वो लोग कहते हैं कि हम किस तरह से पीटीआई का साथ दें, इसलिए पुलिस जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, सब कुछ है, हमारे ऊपर केसेस होंगे, मुकदमात होंगे, हमें बंद कर दिया जाएगा, तो पीटीआई हमें छोड़ाई कैसे? तो किस तरह से आपका कैसे साथ दें? देने को तो तैयार है, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो आपके साथ चले। मैं आपको आप कुछ कहें? एक तो राना सनाउल्लाह की जो जैद साहब ने बात की, तो वो कैसा वज़ीर दाखिला है, कल उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है टीवी पे, आपने सबने देखी होगी। अभी हमारी इमरान खान से ज़ाती दुश्मनी है, ज़ाती दुश्मनी। तो बाकी अब क्या बचा? जो हमला हुआ था कातलाना, अभी जो रिस्क है खान साहब को इतना थ्रेट है, इसके बाद क्या बचा है? अभी भी वो वज़ीर दाखिला है जो कहता है ओपन आके टीवी पे कि हम मेरी अभी ज़ाती दुश्मनी है, और 84 पता नहीं 88 या 84 केस दाखिल हो गए हैं। जाता है कोर्ट में भी केस दाखिल, नहीं जाता है भी केस दाखिल। बाकी जैसे आपने भाई बात की कि ये पता लगेगा इलेक्शन में कि मकबूलियत का पता, अभी तो आपको नहीं पता लगेगा ना। लोग बड़े खौफ में हैं, खौफ में बेचारे चुप हैं। वाकई आपकी बात सही है। अच्छा हुआ कि ये हम बात करते हैं, आप बात कर रहे हैं कि पुलिस का इतना खौफ है, ये है वो है। आपके मुंह से हमने बात सुनी, ये पता आपको इलेक्शन में लगेगा कि देखो क्या मकबूलियत कितनी है। अच्छा अली साहब, ये तो बता दीजिए कि आप कह रहे हैं आप डॉक्टरों से उनसे रब्ता नहीं किया, फवाद चौधरी ने खुर्शीद शाह से रब्ता किया है कि पीपल्स पार्टी हम बात करना चाहते हैं इलेक्शन पे तमाम पार्टियों से, तो उनसे मदद मांगी, तो क्या कहते हैं इसको? देखें ये जरा क्लैरिटी ले लें। हमने ये पहले दिन से कहा है, इलेक्शन पे हम हुकूमत से बात करने को तैयार है। इलेक्शन की डेट फाइनल करने पे, बस उससे आगे कोई बातचीत नहीं है। दैट्स इट। और आपके सवाल का तलत भाई सिर्फ एक ऐड कर दूं, इसीलिए मैंने अपील की है सिंध के सब साहिब हैसियत लोगों से और आवाम से, ख़ास तौर पे एक पेज पे इकट्ठे हो जाएं ताकि मिल के फिर इस माफिया का मुकाबला कर सकें। सही। अच्छा सर, सियासत में माजी में अभी भी ये सारे सीनियर सियासतदान बैठे हुए हैं, ये सब बारहा गिरफ्तार हुए हैं। पीटीआई के लिए एक खास ये बन रहा है कि आपके लीडर गिरफ्तारी से बहुत डरते हैं। जब भी गिरफ्तारी का मामला आता है आप जमानतों में चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वारंट रिसीव नहीं करते हैं, ये क्या है? देखिए, इमरान खान साहब ने 2007 में पंजाब यूनिवर्सिटी में खुद जाके गिरफ्तारी दी थी। आज इमरान खान साहब की जान को बहुत खतरा है। जिस तरह हमें कहा गया था नवाज शरीफ की लाइफ गारंटी कर दें, अब कोई गारंटी कर दे, हमें कहा गया था नवाज शरीफ की लाइफ गारंटी कर दें, फिर 50 रुपए के वो स्टैम्प पेपर में मुल्क छोड़ के चला गया। हम भी यही डिमांड करते हैं कि इमरान खान की लाइफ की गारंटी कर दें, तो इमरान खान साहब कोर्ट में आ जाएंगे। सारे कोर्ट्स में जाते रहे हैं वो, हमले के बाद से और इंजरी के बाद से, उसके बाद भी ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है, जबकि आज खतरा बहुत ज़्यादा है। कल आपने पढ़ ली वो CIA का एम्बेसडर जो था UK का एक पुराना, उसने क्या कहा कि CIA ने इमरान खान को हटवाया है। थैंक यू जी। अच्छा भाई, इजाजत है एक और सवाल का जवाब